अगले 50 साल में 6 युद्ध जो चीन लड़ेगा, उसमें एक युद्ध इस लेख में लिखा गया है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर को लेने के लिए, और चीन हमला करेगा भारत पे उसी वक्त अरुणाचल प्रदेश को लेने के लिए। बहन साहब, कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल में हूं। थैंक यू सर, मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए पहली बार। एक बड़ा अहम मुद्दा था सर, और मुझे लगा कि इस पे बात होनी चाहिए, और आपसे बेहतर कोई इस मुद्दे पर बात कर नहीं सकता है। लॉयड ऑस्टिन, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, वो भारत दौरे पर आने वाले हैं। कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो भारत में पहुंच जाएंगे। मैं उस लिहाज से चीजों को समझना चाहूंगा। पहले आता है कि भारत के लिए नाटो के दरवाजे खुले हैं। जूलियन स्मिथ, जो कि नाटो में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि हैं, वो ये बोलते हैं। फिर अमेरिकन कांग्रेस में एक प्रस्ताव पास किया जाता है कि भारत को नाटो प्लस में शामिल किया जाए। इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री का भारत का दौरा, क्या कड़ी दर कड़ी जो है वो जुड़ती जा रही है? राजेश जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और एक बहुत ही गहरा प्रश्न है, जिसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत साल तक रहेंगे आने वाले समय में। देखिए, अब तक भारत की जो भी विदेश नीति रही है वो न्यूट्रल और निष्पक्ष और नॉन अलाइंड रही है, और यही कारण है कि आज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इज्जत के साथ देखे जाते हैं, हमारी हर बात मानी जाती है। उसमें से कई कारण है, और एक अहम कारण है हमारा नॉन अलाइंड और न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी, जो कि 1947 से अब तक रही है। अब अगर हम नाटो प्लस ज्वाइन करते हैं तो उससे दो जो समस्याएं पैदा होंगी। पहला ये कि जो भी नाटो या नाटो प्लस ज्वाइन करता है उसको अपना एक स्पेसिफिक यानी कि 2% जो जीडीपी का होता है वो रक्षा बजट में देना पड़ता है, और उससे हथियार खरीदने पड़ते हैं, और इनवेरिएबली हथियार अमेरिका या ब्रिटेन से खरीदने पड़ते हैं। दूसरा, अगर हम नाटो प्लस ज्वाइन करते हैं तो हम एक साफ संदेश दे देंगे चीन को कि अभी हम नॉन अलाइन नहीं है, हम अमेरिका के साथ हैं, जो कि चीन के जो तेवर हैं वो तेवर में और जो एग्रेसिवनेस है और कड़वाहट है वो आ जाएगी। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा राजेश जी कि 8 जुलाई 2013 को विन वी पू एक चीनी अखबार है, जो कि चीनी सरकार का अखबार है, जो कि हांगकांग से पब्लिश होता है। तो इस अखबार में एक लेख छपा था जिसका टाइटल था, अगले 50 साल में 6 युद्ध जो चीन लड़ेगा। उसमें एक युद्ध इस लेख में लिखा गया है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर को लेने के लिए, और चीन हमला करेगा भारत पे उसी वक्त अरुणाचल प्रदेश को लेने के लिए। और अगर हम देखें, चीन का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके जिनजियांग और तिब्बत प्रांतों में, जो कि भारत के साथ बॉर्डर है, वो उनका प्लान है 2032 तक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने का। एक और अहम चीज इसके साथ, इसी साल 3 फरवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने एक बयान में कहा था कि 2027 में यह निश्चित है कि चीन और अमेरिका का युद्ध होगा ताइवान को लेकर। यानी कि अगर हम सारी कड़ियां एक के बाद एक जोड़ें, 2027 में चीन युद्ध करेगा ताइवान के लिए, 2032 में उसके जिनजियांग और तिब्बत प्रांतों में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और 2035 में वॉर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करेंगे। तो इस नजरिए से जो हमारे पास अगले 12 साल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि सुन जू, जो कि प्राचीन समय का चीन का एक विख्यात मिलिट्री थिंकर थे, उन्होंने कहा था कि यदि युद्ध का 1% अभाव भी हो तो हमारी तैयारी 100% होनी चाहिए। और चीन एक ऐसा देश है राजेश जी, जो कि अपने मंसूबों को मीडिया में क्लियरली सालों पहले बता देता है, फोर वार्निंग दे देता है। चीन की ये मैं खासियत कहूंगा कि वो फोर वार्निंग दे देता है, अनलाइक कई देश जो कि भनक नहीं लगने देते हैं, लेकिन चीन ऐसा देश है जो फोर वार्निंग दे देता है। अब हमारे पास 12 साल हैं हमारी पूरी तैयारी करने के लिए। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर मेरा, क्योंकि इस वक्त एयरफोर्स काफी कह सकते हैं, वीक नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्क्वाड्रन कम है एयरफोर्स के पास, जहां पर 44 के आसपास स्क्वाड्रन होने चाहिए। हम धीरे धीरे 28 तक पहुंच चुके हैं। क्या जो F-16 F-35 जो एरो शो में शो किया गया था,
क्या उनको लेकर लॉयड ऑस्टिन के दौरे में बातचीत हो सकती है? क्या रिपर ड्रोन को लेकर बातचीत हो सकती है? ये जो अमेरिकी रक्षा मंत्री आने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी, तो क्या ये जो 2-3 समझौते हैं, ये संभव है सर? राजेश जी, आपने सही कहा कि हमारे एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, ये ऑथराइज स्क्वाड्रन है, वो है 42 स्क्वाड्रन, जिसमें से 31 है आज की तारीख में, और 3 अभी हाल में ही ग्राउंड हो गए मिग 21 के। तो आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है जो कि ऑपरेशनल एबल हैं। और ये जो लॉयड ऑस्टिन का दौरा है, इसमें संभव है कि F-16 के ऊपर और ये ड्रोन के ऊपर डील हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि अगर चीन के विस्तारवाद को कोई रोक सकता है तो वो भारत है। और जब तक वो भारत को ये हथियार नहीं देगा, हमारी सैनिक शक्ति में वो इजाफा नहीं आएगा जो कि हमें एक कम टाइम में चाहिए, 2035 का अगर हम डेडलाइन लें। मैं साथ में एक और चीज कहना चाहूंगा। हालांकि अमेरिका ने बयान में कहा कि 2027 पे ताइवान पे युद्ध होगा चीन के साथ, लेकिन किसी कारण से अगर ताइवान पे युद्ध चीन नहीं कर पाया, तो उसका जी, जो एनिमी नंबर 2 है वो है भारत, और वो भारत पे करेगा बिल्कुल। 2027 में, ताइवान पे नहीं कर पाया। अब 2027 का साल महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 2027 में चीन के अगले राष्ट्रपति चुनाव होने, जिसमें शी जिनपिंग ने चौथी बार राष्ट्रपति बनने की दावेदारी पेश करनी है। तब उन्हें चीनी नागरिकों को बताना पड़ेगा उन्होंने ऐसा बड़ा चीन के लिए क्या किया कि वो चौथी बार जी, राष्ट्रपति बनने के हकदार हैं। तो इन सारे नजरियों से ये जो लॉर्ड ऑस्टिन का दौरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब अगर ये F-16 और ये ड्रोन्स की डील होती है, उनको भी मेटेरियलाइज करने में 3-4-5 साल लगेंगे ही लगेंगे। तो ये बिल्कुल। जो दौरा है, मैं कहूंगा वर्तमान समय में सबसे अहम दौरा है किसी भी अमरीकी नेता का भारत में। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल और हो जाता है सर, यहीं से सवाल खड़ा होता है कि साउथ कोरिया की बात करें, हम न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, इजराइल की बात करें, नाटो प्लस का ये हिस्सा है। हिंदुस्तान को नाटो प्लस में शामिल करना चाहता है, और नाटो कंट्रीज का जो बेसिक सिद्धांत है वो यही है कि एक पर हमला होता है तो बाकी नाटो कंट्रीज उसमें शामिल होंगे। क्या नाटो प्लस के अंदर भी ये चीजें आएंगी? राजेश जी, अब तक तो ये नाटो प्लस में ये चीजें नहीं है, वो सिर्फ उनको एक कवर देते हैं कि यदि जरूरत पड़े तो वो मदद कर सकते हैं युद्ध में। जिस तरह नाटो में आर्टिकल 5 में बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी देश पे हमला होगा तो बाकी देश करेंगे, लेकिन ये नाटो प्लस में नहीं है। तो लेकिन नाटो प्लस में जो एक एडवांटेज है कि आपको अमेरिका का कवर मिल जाता है, साइकोलॉजिकल कवर। अब ओके। एडवांटेज तो है साइकोलॉजिकल कवर, लेकिन हमने देखा है अमेरिका ने किसी भी देश की मदद नहीं की है जब वक्त आया, जब वक्त आन पड़ा। हम यूक्रेन देख लें, यूक्रेन तरसता रह गया कि अपनी सेना को भेज दो, अमेरिका ने एक जवान नहीं भेजा। देखिए, हथियार देने से, इक्विपमेंट देने से पूरी जंग नहीं जीती जाती है। जो लोग फौज में रहे हैं, जैसे आप फौज में थे, मैं फौज में, हमें पता है कि लेटेस्ट हमारे पास हथियार आ भी गए, लेकिन अगर उनके पीछे मैन पावर नहीं है जो ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है उनको चलाने के लिए, तो वो युद्ध में कैसे वो वेपन यूज करेगा? हमने देखा जब 2021 अगस्त में अमेरिका अफगानिस्तान से भाग गया, उसने कई बिलियन डॉलर के हथियार पीछे छोड़ दिए। वो किसी काम के नहीं है वहां के अफगानियों के, क्योंकि उनको वो हथियार चलाने नहीं आते हैं। अगर उन्होंने कुछ पार्ट्स भी निकाल दिए हैं, पार्ट्स तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जिसको चलाना ही नहीं आता तो वो कैसे हथियार इस्तेमाल करेगा? तो मेरे नजरिए में नाटो प्लस हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आज तक भारत ने बहुत अच्छा किया है हमारी न्यूट्रल नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी से, और आगे भी हमें इस पॉलिसी पे कायम रहना चाहिए। ठीक है, नाटो प्लस ज्वाइन नहीं करना चाहिए सर, लेकिन जिस हिसाब से चीन अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास है, और हालत ऐसी है कि अमेरिका की सांसें जो हैं वो फूल रही हैं चीन का मुकाबला करने के लिए। यही कारण है कि वो जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, दक्षिण कोरिया को अपने साथ ले रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर 2035 से पहले भारत और चीन का मुकाबला होगा तो इतना आसान होगा भारत के लिए अकेले दम पर? राजेश जी, आज की तारीख में तो हम मुकाबला कर पाएंगे चीन का, क्योंकि जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है, हालांकि चीन के पास आधुनिक हथियार हैं, बड़ी सेना है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क आया है आज भारत की सेना और चीनी सेना में, वो ये है कि 1984 से
चीन ने कई रक्षा सुधार किए जिसकी वजह से उसके 1/3 सैनिक की मैक्सिमम सर्विस 3 साल है सिर्फ। कुछ हफ्ते पहले चीन ने एक ऑफिशियल बयान में माना कि हमारे पास ट्रेंड सेलर नहीं है अपनी नौसेना के युद्ध पोत चलाने के लिए। तो आज की तारीख में जो चीन की सबसे बड़ी कमी है वो है उनके पास ट्रेंड मैन पावर नहीं है अपनी सेना में। भारत के पास ट्रेंड मैन पावर है, हमारे पास लोग हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। तो अगले कुछ सालों में अगर युद्ध होता है, चीन भारत पे हमला करता है, हम चीन का जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर एक लंबे टाइम से मेरा सवाल यही से, एक बहुत कड़वा सवाल है सर, और मैं चाहूंगा कि एक निष्पक्ष तरीके से आप उसका जवाब दें। अगले 4-5 साल के अंदर अंदर भारतीय सेना के अंदर भी 3 से 4 लाख अग्निवीर होंगे जिनकी सर्विस 2 से 2.5 साल होगी, जिन्हें 4 साल में रिटायर होना होगा। आप क्या इस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं सर? राजेश जी, 2019 में हमारी लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी लंबी, जिसमें 15 साल की सर्विस वाले सैनिक एनरोल हुए थे। 2019 के एनरोल हुए सैनिक अपने 15 साल का कार्यकाल खत्म करेंगे 2034 पे। तो जो अग्निपथ का जो सक्सेस है या फेलियर है वो 2034 के बाद पता चलेगा। 2034 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज जो मैं आपके सवाल से बिल्कुल एग्री करता हूं, देखिए अग्निपथ को सक्सेसफुल करने के लिए 2 अहम चीजें हैं जो कि हर राज्य सरकार, सेना मुख्यालय और केंद्रीय सरकार को सोचना होगा। मेरे को उम्मीद है सोच भी रहे होंगे, वहां पे काफी पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं। वो ये है कि इस स्कीम को सक्सेसफुल करने के लिए 2 अहम चीजें चाहिए हैं, रेजिमेंटेशन और इंप्लीमेंटेशन। इस पे मैंने लेख भी लिखे हैं पिछले साल कई पब्लिकेशन में। मैं 1-1 मिनट दोनों पे लेना चाहूंगा राजेश जी। रेजिमेंटेशन का मतलब है कि जैसे हमारी आर्मर्ड कोर है, इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, इसमें जो कॉम्पोजिशन वाली रेजिमेंट्स हैं, जिसमें जैसे इन्फेंट्री में जाट रेजिमेंट है जिसमें अधिकतर जवान जाट बैकग्राउंड के आते हैं, या महार रेजिमेंट है। तो कहने का मतलब है ये रेजिमेंटेशन नहीं तोड़नी चाहिए हमें, क्योंकि इस रेजिमेंटेशन ने ही भारतीय सेना को एक एज दिया। और तभी पिछले साल जर्मनी की कंपनी स्टैटिस्टा ने कहा कि दुनिया में सबसे अव्वल सेना भारतीय सेना है। तो पहली चीज, हमें रेजिमेंटेशन नहीं चेंज करनी चाहिए हमारी सेना में अगर हमने अग्निपथ को सक्सेसफुल देखना है। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन। अब इंप्लीमेंटेशन से मतलब है जो 75% अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होंगे उनको एक अश्योर्ड नौकरी का ऐलान होना चाहिए डायरेक्टर जनरल रिक्रूट ये रीसेटलमेंट के थ्रू। सारा चीज ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए कि फर्ज करो बॉम्बे सैपर्स के जो अग्निवीर रिटायर हो रहे हैं 75%, उनको नौकरियां इस संस्था में मिलेंगी। आर्टिलरी के जो रिटायर हो रहे हैं उन्हें नौकरियां इस संस्था में मिलेंगी। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे 4 साल का समय नजदीक आएगा कार्यकाल पूरा होने का, यह स्वाभाविक है कि उस जवान के अंदर आशंकाएं पैदा होंगी कि मेरा 4 साल के बाद क्या होगा, मेरे को नौकरी मिलेगी या नहीं। तो अगर वो अगर उसको ये पूरा एक आश्वासन होगा कि हाँ इस इंजीनियर रेजिमेंट का जवान इस संस्था में जाएगा नौकरी करने के लिए, तो वो आखिरी दिन तक वो अपना 100% देगा देश के लिए और सेना के लिए। लेकिन अगर ये चीज फिक्स नहीं होगी तो 2 साल की सर्विस के बाद उसके अंदर आशंकाएं पैदा होने लग जाएंगी। उसका पूरा टाइम सोच विचार में जाएगा, मेरा 4 साल के बाद क्या होगा, मेरी शादी होगी क्या नहीं। जो बैक टू मैं अपने मुद्दे पे आता हूं, टॉपिक पे आता हूं, कि अगर क्या ये भी खतरा है कि अगर भारत नाटो प्लस में जाता है तो एक तो रूस को समझाना मुश्किल होगा, और दूसरा एशिया के अंदर भारत अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान जैसे कंट्री एक साथ आएंगे। इसका एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। और दूसरा जवाब मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से अगर भारत नाटो प्लस में ना भी जाए तो क्या रूस आने वाले वक्त में चीन के ऊपर दबाव बना पाएगा कि तुम भारत के साथ कोई संघर्ष मत करो? राजेश जी, आपके दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं और मैं छोटा छोटा जवाब दूंगा दोनों प्रश्न का। सबसे पहला प्रश्न कि अगर भारत नाटो में जाता है तो ये निश्चित है कि जितने बाकी देश होंगे वो सारे एज इट इज आस्ता आस्ता इकट्ठे हो रहे हैं। ईरान हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, चीन हो, ये सारे एज इट इज इकट्ठे हो रहे हैं। तो भारत तो आइसोलेट हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे भारत के जो 6 पड़ोसी मुल्क हैं चीन को मिला के, उसमें अगर हम 6 देखें, 3 तो पूरी तरह से चीन की जकड़ में है, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका।
जो दो हैं, म्यांमार और बांग्लादेश, उनका झुकाव चीन की तरफ है। एक भूटान बचा था जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, उसने भी डोकलाम में उनके प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट देके खटास पैदा कर दी। कहने का मतलब कि हम हर तरफ से चीन के दोस्त वाले देशों से घिरे हुए हैं। तो हमारा नाटो ज्वाइन करना, आपने सही कहा, बिल्कुल इस पार्ट ऑफ एशिया में आइसोलेट हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर हमने सॉरी, आपका प्रश्न क्या था, मैं भूल गया, जो दूसरा प्रश्न था आपका। मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि क्या आने वाले वक्त में जो हालात तस्वीर दिखा रहे हैं, रूस हाँ, चीन के ऊपर दबाव बना पाएगा कि तुम भारत के साथ कोई संघर्ष मत करो? देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे ये युद्ध रूस यूक्रेन का लंबा चल रहा है, उतना रूस चीन की जकड़ में आ रहा है, क्योंकि रूस हर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आइसोलेट हो चुका है। उसे एक बड़ी शक्ति चाहिए साथ निभाने के लिए, उसको चीन मिला हुआ है। तो जैसे जैसे वक्त जाएगा, ये रूस यूक्रेन युद्ध लंबा जाएगा, रूस चीन की जकड़ में जाएगा, और यदि चीन आने वाले समय में कभी भारत पे हमला करता है, तो मेरी राय में रूस का कुछ कहना चीन को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब तक वो पूरी तरह से चीन की जकड़ में आ चुका होगा। तो इसीलिए मेरी आखिरी टिप्पणी ये है कि हमें अपनी सैनिक शक्ति में खुद इजाफा करना है, तेजी के साथ करना है, तीव्रता के साथ करना है। हमारे पास एक सेकंड भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। 30 सेकंड में एक जवाब और सर, कि जो रूस यूक्रेन युद्ध है, क्या चीन ने उससे कोई सबक नहीं लिया है, जिसके बाद वो ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत की तरफ आने का फैसला करेगा? उसको नहीं लग रहा है कि वो भी फंस जाएगा? देखिए, चीन ने इस रूस यूक्रेन युद्ध को काफी गंभीरता से स्टडी किया है, और जो उसमें इस युद्ध की सबसे बड़ी खामी निकली है, वो ये निकली है कि रूस ने इस युद्ध को लिमिटेड क्षेत्र में नहीं रखा। अगर रूस ने दोनबास के इलाके तक ये युद्ध रखा होता, 7 से 10 दिन में वो विजय पा लेता, लेकिन वो लालची हो गया, वो कीव तक जाने की कोशिश की, और इसलिए ये युद्ध लंबा चला गया। चीन ये गलती नहीं करेगा। चीन के जो मंसूबे हैं वो साफ हैं, ताइवान लेना और अरुणाचल प्रदेश लेना। तो चीन जो युद्ध करेगा वो शॉर्ट और स्विफ्ट होगा। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल जय सिसोदिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद सर, तमाम चीजों को इतने विस्तार से, इतने अच्छे से समझाने के लिए शुक्रिया सर। जय हिंद। राजेश जी।